नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आज का होस्ट आकाश कोरी और मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं इस शानदार से प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉक विद कॉफी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं दादा साहब फाल्के चित्रपट यूनियन के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी रमेश गुप्ता जी। रमेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आपका। सर प्लीज हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी जर्नी के बारे में हम हमारे लोग जानना चाहेंगे। वेलकम टू आवर शो टॉक विद कॉफी। सर, हमारे प्रेक्षक आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफ की जर्नी है, तो हमारे प्रेक्षक वेट कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। सर्वप्रथम मैं आकाश कोहली जी का नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं अपने प्रेक्षक गण का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप लोग सुनने में रुचि रखेंगे। तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे। सर, हम आपके एक बचपन से लेके और अभी तक की जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी जाने कि आपकी जर्नी कैसी थी और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो कॉलेज में भाई गला में बेसिकली रहते ही थे, और भाई गला में बेसिकली आप जानते हो सब 90s के टाइम पे सब गैंगवार एकदम फुल जोर में। हमारे अरुण भाई गौली जी, जो कि हम उनको डैडी बोलते हैं प्यार से, और सही में वो डैडी लायक है, बहुत ही बढ़िया शख्स है। कभी मौका मिलेगा तो आप आइए, और वो अवेलेबल होंगे तो मैं आपको मिला दूंगा। बहुत बढ़िया आदमी है वो, और डैडी लायक है। तो वो, मैं घरकुल बिल्डिंग में रहता था, हमारी चूनी जो चाली थी नानावाई फारसी चाल टूट गई, और उनकी कमाटी चाल थी उनकी टूट गई। तो हम लोग का दोनों का हमारी एक 2 साल पहले उनकी बनी जगत मूर्ति बिल्डिंग, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हमारे डैडी मतलब अरुण भाई गौली जी रहते हैं, और घरकुल में सेकंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। हाँ, हम लोग को मतलब ऐसे। तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई, तो फिर मैं बोला कि कॉलेज में मन नहीं लगता था। यहाँ का सराउंडिंग सब 90s का माहौल, सब गैंग का स्टाइल, वो अब भाई यंग था तो मम्मी तो रोकती थी बहुत, पापा भी, लेकिन चोरी चोरी जाके उनके साथ मिलना, जानते हो पार्टी होना, थोड़ा सा आउटलाइन में चला गया मैं। तो आउटलाइन फिर मम्मी ने मुझे बहुत संभाला, बोले नहीं ये सब अपना काम नहीं है। फिर उसी का असर कॉलेज में पड़ता था, कॉलेज में भी वही भाईगिरी, वही सब। हाँ, स्टूडेंट काउंसिल का चेयरमैन अनअपोज, भाई गले का है, ये उनका आदमी है। फिर मेरी मम्मी ने, हमारे डैडी जी हैं अरुण भाई गौली जी के हाथ के नीचे एक छोटा बाबू रहते थे, वो हमारे गांव के थे, हमारे फैमिली रिलेशन थे उनके साथ में। तो उन्होंने मुझे इंडियन एयरलाइंस में काम पे लगाया। और मेरे मित्र हैं विवेक परब जी, डोंबिवली में रहते हैं, वो एक संगठन से ज्वाइन थे। उन्होंने मुझे बताया कि जोगेश्वरी में एक ऑफिस है अजीत मामनकर का, और उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे एक संगठन बनाई है, दादा साहेब फाल्के चित्रपट यूनियन। मुझे तो नाम ही में इतना दम है, तो मैं बोला ठीक है, तो सर क्या कर सकता हूँ मैं आपको। तो बोले आप मिलना चाहेंगे। मैं बोला अरे ऑफकोर्स भाई, जो दादा साहेब फाल्के जी की संगठन चला रहा है उससे तो भाई मिलेंगे। तो उन्होंने मुझे जोगेश्वरी ऑफिस में लेके आए, अजीत दादा से मिलाए। मुझे मिल के बहुत खुशी हुई, उनका गेटअप देख के, एक ब्लेजर वगैरह पहने, एकदम एक बहुत पावरफुल बंदा दिखा मुझे। तो फिर मैं उनको बोला कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वेलकम। तो मुझे मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दी। सर बताने जाए तो सब बचपन से लेके हमारा बचपन भाईगला में हो। एक छोटे से परिवार का हम लोग परिवार में रहते थे, जहाँ पे मेरे बड़े भाई थे, बड़ी बहन थी और मम्मी पापा थे। शुरुआत तो हमारी काफ़ी गरीबी से हुई। मेरे पिताजी जब गांव से आए थे
मेरा जन्म यहाँ ही हुआ। तो जब वो बता रहे थे कि उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बेसिक यूपी से आए थे वो। हाँ, तो यहाँ पर उनको कहीं घर वर की व्यवस्था नहीं थी, तो एक जैसे अभी सब पेन गेस्ट मिल के रहते हैं ना, ऐसे रहते थे वो। फिर उन्होंने आस्ते आस्ते एक कहीं से अचार पिकल, जो आज मेरी फैक्ट्री है, प्लांट है, तो हुआ क्या, साइन में छोटी सी उन्होंने एक स्लम एरिया ले ली। तब तक मैं थोड़ा काफी बड़ा हो चुका था, मतलब तकरीबन एक 12-13 साल का हो गया होगा। तो उसके बाद में मैंने देखा था, तब की याद है मुझे बात की, 12-13 साल में उन्होंने छोटी जगह ली, वहां पे एक लकड़ी की टाकी बनाई जाती थी। अभी जो स्टॉक करते हैं वो सेंटेक्स के टाकी में करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले पिकल को, लेकिन उस समय लकड़ी की टाकी हुआ करती थी। तो उसको ऐसा बना के ऊपर से एक बेल टाइप है ना, लोखंड का बनाते थे उसको, और केले का जो पत्ता है ना, वो पत्ता बीच में डालते थे, उससे वो पानी लीकेज नहीं हुए उसका, मतलब जो आम का रस है, नमक का रस है, वो बाहर नहीं लीकेज हुए। तो इस तरह से वो रखते थे। तो उन्होंने इतनी स्ट्रगल करने के बाद में एक जगह ली और उसमें टाकी बनाया, और वहां से हम लोग बचपन में, मैं मम्मी पापा के बहुत करीब था तो जाता था। जाने के बाद में हम लोग हमारे गोदाम में से, गोदाम भी समझिए, वहां से थोड़ा थोड़ा माल हम लोग, क्योंकि कैरी होती है ना, ये मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने में स्टॉक की जाती है, तो वो हम लोग स्टॉक करके रखते थे और पूरे साल उसको बेचते थे। लींबू हुआ, कैरी हुआ, ये सब स्टॉक किया जाता है, फिर उसको निकाल के मसाला लगा के बेचा जाता है और रॉ हो गया। तो इस तरह से हमारी जीवन क्रिया चलती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग घर पे आए, तो उस समय फोन का, पेजर वगैरह का तो मतलब कुछ आइडिया ही नहीं थी। तो हमको एक आदमी बोला कि भाई तुम्हारे जो साइन में तुम्हारा कारखाना है, वहां पे अंगार लग गई है। तो मम्मी पापा, हम लोग दोपहर का टाइम था, खाना खाने को बैठे थे, बोला छोड़ो भाई गला स्टेशन हम पे गए, वहां से ट्रेन पकड़े, स्पॉट पे गए, देख रहे तो पूरा अंगार लगा हुआ है। कुछ लोगों ने, अगल बगल वालों ने इंश्योरेंस निकाला था, तो उन्होंने जला दिया। अब कोई रास्ता ही नहीं, मैं भी छोटा, भाई बहन स्कूल गए थे। जब हम लोग आए देखे, तो मैं यहाँ मम्मी को देख रहा हूँ, पापा को देख रहा हूँ, दोनों जन एकदम पिलक पिलक के रो रहे हैं। वही एक रोजी रोटी का सहारा था, वही खत्म हो गया। अब करे क्या, पूरा एकदम निस्ताभूत हो गया वो पूरा। फिर आए हम लोग, बहुत नर्वस हो गए, घर पे आए, बैठे, उस दिन तो हम लोग ने रात को खाना नहीं खाया। सुबह में आस्ते आस्ते ऐसे ही फिर वो सर आए, कैसे भी यहाँ वहाँ से उन्होंने पैसे का जुगाड़ करके अपना फिर थोड़ा थोड़ा बिजनेस किए, लेकिन एज फैक्टर भी था उन लोगों का, तो थोड़ा सा वो सीमित हो गए। अब फिर मेरी जर्नी चालू हुई कॉलेज की। अब तक मैं कॉलेज में आ गया था। हाँ, भाई गला से मैं दादर चेंज करके पारला से इंडियन एयरलाइंस के एयरपोर्ट पे, फिर वहां से इतना स्ट्रगल, और एक दिन काम करो तो सीप रहती थी। हाँ, एक है कि वहां पे पेट भर के खाना मिल जाता था, 1 रुपया 2 रुपए में कैंटीन में खाना था, वो मिल जाता था। तो ऐसे चलते गया। तो उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया कि देखो भाई, यहाँ पे कैजुअली लेबर रहोगे तो आपका भविष्य कुछ नहीं है। आप अपने जो मम्मी डैडी का बिजनेस है अचार का, मैं बोला सर वो पापा पार्टी लेके घूमते हैं, वो मैं कैसा हूँ? नहीं, बोले उसको आप घर में बनाने तो आता है ना। बोला हाँ, उसको डेवलप करो। मैरिज लाइफ कैसे, मतलब हाँ, लव मैरिज किया हाँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों है समझिए। हमारे रिलेशन में ही थी वो। तो मम्मी को पसंद आई थी लड़की, तो बोले आप देख लो। तो मैं सिद्धार्थ कॉलेज में था, वो रुलिया कॉलेज में थी। वीटी में मैं था, और कुछ बाबुलनाथ के यहाँ पे उसका कॉलेज था। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं मिलना चालू 11th में थी, मैं ग्रेजुएशन में था, मतलब कंप्लीट होने के कगार पे था मैं। तो फिर हम लोग ने, मैं देखा उसको, मिलने जाता था, फिर से बातचीत हुई, तो घर वालों ने शादी करा दी। तो आपकी लंबी लव स्टोरी चली या शॉर्ट? नहीं, शॉर्ट में ही चली। अच्छा। बाद की जर्नी, अभी तो 28 साल हो गए शादी को। हाँ, तो फिर बहुत ही, मतलब वो कोऑपरेटिव थी, मम्मी के साथ में आई, उसने गरीबी देखी हमारे घर की। तो फिर वो जो रजोरा सर ने मुझे बोला था कि नहीं आप बिजनेस में करो, बिजनेस आप मम्मी। तो फिर मम्मी, मैं, पापा तब तक रिटायर हो गए थे, भाई अलग हो गया था, बहन की शादी हो गई थी।
तो फिर मम्मी ने, मैंने और मेरी वाइफ ने फिर ये बिजनेस बनाया, इसको बनाते थे, घर पे बनाते थे। तो मैं एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ कि गांव में जो बताते हैं ना कि स्त्री का परछाई पड़ गई तो अचार खराब हो गया, स्त्री को माहवारी है उसको उससे दूर रखो, तो ये सब अंधश्रद्धा, ये सब अंधश्रद्धा है। तो इसमें होता क्या है, ये सब कोई चीज नहीं है। उसको जो बनाने का मेथड है ना, वो आप परफेक्ट बना दीजिए ना, तो वो कभी नहीं खराब होगा। हाँ, उसकी मतलब एक लाइफ अच्छी रहेगी। कोई भी चीज आप किसी भी प्रोफेशन में थोड़ा करिए, बढ़िया करिए। तो वो चीज हमको पता थी कि इसको बढ़िया कैसा करने का, तो हम लोग वो हिसाब से उसको है ना करते थे। तो माल तो हमारा खराब होता नहीं था, टेस्ट रहती थी। तो एक दिन मम्मी को बोला कि अभी मम्मी बेचती थी यहाँ वहाँ किसी मार्केट में बैठ के, यहाँ वहाँ उतना बिकता नहीं था। कोई आए उस समय 2 रुपए का 5 रुपए का ले ले, तो मजा नहीं आती थी। तो मम्मी को बोला कि यही अचार अपन बाहर बेचे तो मम्मी बोली कैसा जाएगा तू, अभी ये सब कॉलेज वॉलेज किया है, ये वो कैसे बेचेगा, तो इसको कैसे उठा पाएगा। मैं बोला नहीं, मैं साइकिल लेता हूँ। तो साइकिल लिया मैंने, झोले लिए। मेरे दोस्त को बोलते थे क्या कर रहा है ये, यार ऐसा हीरो टाइप का क्या सब साइकिल पे भैया लोग की तरफ बैठने को निकल गया। अंदर से बीबी को काम 2 टाइम खाना था, मम्मी को संभालना था, घर संभालना था। साइकिल निकाला मैंने, रोड पर में फिश मार्केट के करीब में एक बंदा मुझे ठीक लगा। मैं बोला ऐसी को पहले पूछता हूँ। तो साइकिल ले गया, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा किया। अब साइकिल में से एक बार जैसे आप माल निकाल देते हो तो दूसरी जगह पलटी हो जाएगी, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो एक पुड़िया यहाँ के आम की निकाला, यहाँ से मिर्ची की निकाला। मैंने उस बंदे को, देखो अभी भी उसका मेरे नाम जहन में है और अभी भी वो मेरा मित्र है। आज से ये 30-35 साल पहले की बात बताता हूँ। उनका नाम दिलीप है। तो मैंने उनको बताया, मतलब सर देखो ये है, हम लोग भाई कलम में घर में कूट के अचार बनाते हैं। वो कंपनी का अचार रखता था सब। तो उसने खोला तो एक बार मेरे को देखने लग गया कि कहाँ से लाया तुमने। सर हम लोग ने बनाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये तो कंपनी के लेवल का माल है, ये कैसे बना के लाया, और ना इसकी ब्रांडिंग है ना कुछ पन्नी में। तो मैंने कहा सर ये हम लोग घर पे, मेरी मम्मी मेरी वाइफ हम लोग से मिल के बनाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि कितना माल है तुम्हारे पास। मैंने कहा सर 20 किलो तक है, 10 किलो ही और 10 किलो। बोले काम करो सारे के सारे दे दो। ये तो मैं पूरा मार्केट करने को निकला था कि दादर तक एक पुड़िया बेचूंगा, ये तो पहला ही ग्राहक मुझे पूरा मांग रहा है। शायद मजाक तो नहीं कर रहा है। बोला सर नहीं। बोला अरे हाँ लाओ। उस समय जानते हैं उसकी क्या कीमत थी, 12 रुपया 13 रुपया किलो था। अच्छा। उसने सारे माल मेरे से ले लिए, मुझे याद है अभी भी। 240 रुपए उसने दिए थे 20 किलो के। 20 किलो के हाँ, 120 10 किलो का, 120 10 किलो का। भाई इतना खुश हो गया ना, मैं थोड़ा साइकिल के पास आया, मैं एक नजर से उसको देखने लगा। यार हम लोग को बढ़ाने के लिए 4 दिन लगा, इसने एक बार में ले लिया। तो आज भी मुझे वो बात याद है। देखो आप बोल रहे हैं तो मेरे आंखों में एकदम वो आ रहा है कि मैंने बोला कि ये दुकान को मैं ले लूंगा, ऐसे दुकान मैं भी करूंगा। और उनकी दुआ से आज भी मेरी रोल पर में वही दुकान है जिस दुकान में मैंने पहले माल लिया था। मैंने वो दुकान ले ली, सेम लालबाग का राजा, जहाँ वो हमारे करीब है, जहाँ लालबाग का राजा बैठा है, उनके पैर के नीचे से मार्केट है, मच्छी मार्केट है, मसाला मार्केट है। यहाँ गए, यहाँ भी मुझे विजय लक्ष्मी करके एक स्टोर है, अभी भी वो स्टोर है। वहां पे एक सोपान जानदार करके सेठ मिले। जो स्टोरी मेरे साथ यहाँ हुई वही वहां हुई। उन्होंने भी मेरा पूरा के पूरा माल ले लिया। मेरा हौसला इतना बढ़ गया ना, फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं कहीं आउटलाइन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं धंधा करूंगा। फिर उस बिजनेस को मैंने ग्रो किए। आपकी दुआ से, भगवान की दुआ से 2 बच्चे हुए, और बच्चे लोग को मैं तो म्युनिसिपैलिटी में पढ़ा था, लेकिन मैं उन लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाया। मैं उन लोगों को ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड में पढ़ाया। अभी एकदम बढ़िया स्टेबल विरल लूंची भाई कला में मेरी एकदम फेमस दुकान है। और अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी दुआ से ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने एकदम बढ़िया सेटल किया।
तो पूरे इंडिया में आपका बिजनेस का हाँ चलता है export? हाँ, मेरा मोस्टली मेरा सब जगह पे जाता है माल। बिग बाजार, हाइपर सिटी और डी मार्ट, यहाँ सब मैंने काउंटर डाले थे। 22-25 ऑल ओवर इंडिया में थे मेरे, यहाँ पे मेरा माल सप्लाई होता था। तो फिर कुछ कुछ बिग बाजार बाइंड अप हो गया, तो फिर उसके साथ में हम लोग उसको कम कर दिए। अब होलसेल का कारोबार अब तो मेरे बच्चे संभालते हैं। सर आपकी सोशल लाइफ क्या थी? सोशल लाइफ के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी पार्टी से तो नहीं भाई, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तो भी मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। अभी फिलहाल में तो सीएम के पास भी मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं जाता आता हूँ। और किसी को मदद करना हो तो रात को 2 बजे कोई कॉल करेगा, या किसी को ब्लड चाहिए, या किसी को हॉस्पिटल की मदद चाहिए, या कुछ क्या किसी का एक्सीडेंट, तो मैं रात को भी आप 12 बजे भी कॉल करें ना, तो 12 बजे 2 बजे मेरा फोन चालू रहेगा, मैं तुरंत जाता हूँ। घर वाले बोलते हैं अरे इतना रात हो गई, नहीं उसको मेरी जरूरत है और आप मदद, मैं कोशिश करता हूँ फुल कि उनको मैं जितना हो सकेगा उतना अपने मदद करूँ। हाँ, भगवान ने अपने को दिया भी है, तो कुछ फाइनेंशियली मदद होए, या उनको कुछ कहीं कहीं तो ब्लड भी लगे तो क्या है, चलिए भाई अगर मेरा उसका मैच होता है तो आप तो ले लीजिए। अरे भाई अपना एक शीशी ब्लड कम होने से थोड़ी उसकी जान बच जाएगी ना, तो फिर आ जाएगा हम मेरे को। तो ये सब चीजें हम लोग सोशल वर्किंग में तो भाई मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। हाँ सर, ये तो आपकी एक अलग जर्नी थी, सुन के अच्छा लगा। सर आपका बचपन से लेके क्या सपना था, आप बनना क्या चाहते थे आपकी लाइफ में? आप तो एकदम मतलब मुझे पूरा एकदम निचोड़ के निकाल रहे हैं। देखिए सही बताऊं ना सर, तो मेरा बचपन से एक हॉबी थी मेरी एक्टर बनना और वो भी विलन बनना। क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि घर में गरीबी, फिर बिजनेस सेटल करना, मम्मी को संभालना, फिर कम उम्र में शादी हो गई क्योंकि एरिया वैसी थी, इसलिए केस वस पड़ जाती, तो मम्मी ने मुझे इस लाइफ में मेरे को डाल दिया। तो फिर मेरा कहीं ना कहीं वो चीज मेरी दब गई थी। नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर थे, धनराज चिल्ले के टाइम पे खेलते थे। आज आप नेट में सर्च करेंगे तो उनके बारे में काफी, उन्होंने रेड लाइट एरिया से 800 लड़की को छुड़ा के ग्रीन लाइट एरिया में डाला। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उनके ऊपर एक बायोपिक बन गई थी, उनकी ऑलरेडी कास्टिंग वगैरह सब हो गई। अब जब कास्टिंग हो गई सब हो गई, तो मेरा मित्र बोला कि चल अपन जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो उनके डायरेक्टर साहब थे सुरेश झाड़े जी, वो बैठे थे, थॉमस एंसन बैठे थे। मैं गया तो बोला मेरा मित्र आया है, तो कोई रोल होगा तो बताओ। तो जैसा उन्होंने मुझे देखा, ये मेरे हाथ में ये सब, अरे, और मैं नेचुरल पहनता हूँ, मुझे शौक है, कोई राशि वाशी का नहीं है ये बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बाल बड़ा करना, ये करना। तो मुझे नहीं पता था कि ये गेटअप मेरी लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा, मुझे पिक्चरों में काम मिल जाएगा। मैं वो सोचा नहीं था, एक्टिंग तो तभी थी, लेकिन जब वहां गया तो उन्होंने कहा यार ये बंदा तो अपने पास एक ही रोल बाकी है। कोठे का रोल था ऐसा, वो पीछे भी रेड एरिया के ऊपर बने थे। तो मेरे को बोले ओके, सुरेश जाड़े बोले ओके, ये कस्टमर के रोल में एकदम ठीक है। कस्टमर का रोल ये क्या होता है? तो उसको बोल रहा हूँ कि हम लोग की तो आम दुनिया में कस्टमर मतलब जो ग्राहक आते हैं, लेकिन वो बोला नहीं यार ये कुछ और है, ये किसके उनके बायोपिक बन रही उनके। उसने बाहर समझाया कि कस्टमर मतलब वो कोठे पे एक लड़की के ऊपर रेप करना है, वो सीन है। अरे मैं बोला नहीं भाई, ये सब तो मैं नहीं करूंगा, मैं दिखता ऐसा हूँ। हाँ, तो बोले नहीं तुम देख लो, कर लो। तो एंसन थॉमस ने बुलाया, सुरेश झाड़े जी ने बुलाया, उन्होंने सर कर लो रोल, अच्छा एक्टर बनना चाहते हो। मैं घर पे गया, घर पे मैं बैठा, तो मैंने लड़के बड़े बड़े हो गए, वाइफ उन लोगों के सामने बोला कि वाइफ को बोला मैं बच्चों के सामने कैसे बोलूं कि रोल तो मिल रहा है फिल्म में, लेकिन
मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। तो वाइफ बोली क्या? बोला, अरे 10 साल की बच्ची पे रेप करने का सीन है कोठे पर। अरे वो बोली तुमको एक्टिंग करना है, तुम रियल में थोड़ी करोगे। मैं बोला नहीं, बच्चों लोग के सामने में जो पर्दे पे आऊंगा ऐसे तो मुझे तो भाई कंफर्टेबल नहीं। बोले तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो वहां से मुझे जो मोटिवेशन मिला घर से, उसमें मैं बोला तू बच्चों से शेयर कर ले। मैं बगल वाले रूम में चला गया, तुम बच्चों से शेयर किया कि पापा को ऐसा ऐसा रोल मिल रहा है। तो बच्चे बोले अरे क्या है, वो तो फिल्म है, अपन तो देखते हैं इसमें एक ही एक्टर ये रोल करता है, एक वो करता है, ये करता है, तो उसमें कौन क्या है, करने दो पापा को। तो बोली नहीं बच्चे लोग भी एग्री, आप करो जाके। कसम से बोलता हूँ, मेरा मतलब जो अंदर चीज थी कि मैं करूं, लेकिन रोल ऐसा था कि पहले स्क्रीन पे आना बड़ी। उस पिक्चर ने 28 अवार्ड लिए हैं इंटरनेशनल, प्लेस टू प्रोटेक्ट। हाँ, तो आपकी फैमिली पूरा सपोर्ट करते हैं आपके? पूरा सपोर्ट करती है। तो वो शूट पे मैं विरार में गया, वहां पे मैंने 3 दिन वो शूट की। और शूट करने के बाद में जो प्रोड्यूसर थे एंसन थॉमस, उनकी बायोपिक चल रही थी, तो फिल्म कंप्लीट हो गई। वो मेरे अच्छे दोस्त हो गए। उन्होंने कहा कि आप काम करेंगे, विलन का काम तो मेरा वो जानते ही थे, मैंने सब बताया था। तो बोले हाँ करेंगे। मैं बोला सर करेंगे, वेलकम, आप कभी भी बुलाइए। तो उन्होंने मुझे इस जनवरी फर्स्ट वीक में ही उन्होंने मुझे कॉल किया। उनके आप ही हैं उनके, आकाश कोहली जी, उनके प्रोडक्शन सब हैंडल करते हैं। तो आपने कॉल किया, फिर आपके साथ मैंने वो शूट की। और तो सर आपका जो कॉम्प्रोमाइज में आपने जो रोल किया था, फर्स्ट टाइम आपने लीड किया था विलन? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने विलन का लीड किया था, और बाकी में सब में तो मैं सेकंड विलन था। लेकिन कॉम्प्रोमाइज में आपने, अजीत दादा ने मुझे उस लायक समझा, और फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज में मेन विलन का रोल किया, और बहुत मजा आया। लोगों ने बहुत सराहना की उसकी। बहुत अच्छा, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा फील हुआ था काम करते हो। ऐसा लगा नहीं था कि आप फर्स्ट टाइम वो लीड कर रहे हो, मुझे लगा मैं एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। इतना सही वन टेक में आप शॉट ले रहे थे कि हीरोइन के साथ ही, मैं बहुत इंप्रेस हो गया था सर। बहुत अच्छा एक्टिंग बहुत करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। और फ्यूचर में और भी कुछ काम होगा तो आपके साथ करने में बहुत मजा आएगा। और पूछिए। सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, अपने विलन बनना क्यों सोचा कि विलन ही बनना? कि आप वो वैसे एरिया से बिलोंग करते हैं इसलिए विलन बनना चाहा? हाँ, एक्चुअली ये तो बात आपने सही कही कि मैं जिस एरिया में रहता था ना, उस एरिया में सब भाईगिरी मतलब विलन। तो वो तो एक क्रेज में बैठा हुआ था। उन लोग को देखता था ना मैं अभी। तो मैं कैसे बताऊं, मतलब किसी को धमकी देना, वो करना, सब नजदीक से देखा है मैंने। तो वो सब देख के फिर ऐसा लगता था नहीं यार तो रियल में तो नहीं किए, लेकिन फिर फिल्मों में बोले ये सब करेंगे तो फिल्मों में मुझे विलन का ही ज्यादा शौक था पहले से करने का। और मैं अभी भी जितने भी काम किया हूँ सब विलन का ही रोल किया हूँ। तो आपने रियल लाइफ में विलन को देखा है? हाँ, पास से देखा है। सर आपने 4 मूवी की और एक शॉर्ट फिल्म किया, तो उसके बाद आपने कुछ ट्राई किया था मूवी में? मूवी में हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छी बात है आपने पूछी। और एक दिन मुझे एक मित्र का कॉल आया कि भाई आशुतोष राणा और रणवीर सिंह, इनकी कोई फिल्म आ रही है, तो उसमें अगर आप ऑडिशन देना चाहते हो तो जाइए। मैं बोला यार रणवीर सिंह को तो मैं लाइक करता हूँ और आशुतोष राणा जी को भी काफी लाइक करता हूँ, इतने दिग्गज लोग के सामने यार कैसे करूँ। तो मैं जा रहा था ना, तो अंधेरी स्टेशन के पास मेरे जो एक गुरु मित्र हैं झाड़े साहब, तो मैं उनको बोला अरे सर मुझे आशुतोष राणा और इनके सामने काम मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सब छोटी छोटी किया हूँ मैंने। तो उन्होंने कहा यार तो भाई क्या है लोग, जाना बिंदास कैमरा के सामने जो रोल कर दो। मुझे इतनी हिम्मत आ गई ना, शायद उसमें मेरी कास्टिंग भी हो गई है, अभी वो कॉल करेंगे। तो मजा आ गई सुन के, मैं गया बिंदास, एकदम हौसला आ गया, एकदम अंदर से हौसला कि यार साला, जैसा मुझे एक मित्र बोला था कि अरे 52 में तू ये लाइन में, मैं बोला जा रहा हूँ यार, तो बोला अरे बिंदास जा यार, अमरीश पुरी साहब तो 53 में गए थे, तो क्या हुआ, उम्र थोड़ी यार तकाजा रखती है बिंदास करने का जाके।
तो वही चीज मुझे फिर आई। अब क्या तो मैं क्या बोलो, बिंदास बोल देने का, जैसा नेचुरल बोलता है ऐसा बोल देने का, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो वही सब मैंने किया वहाँ पे। तो शायद सिलेक्शन हो गया, अभी बुला दिए वो लोग शूट पे। हाँ, तो वो एक ड्रीम था कि भाई बड़ी फिल्म मिले, तो शायद मौका मिले उनके साथ काम करने का। और आपके प्रोडक्शन हाउस में तो मैं जुड़ा ही हूँ, आपके साथ भी काम करूंगा। अच्छा, और आप भी कोई कम तजुर्बे वाले हैं नहीं, आपके साथ भी काम करूंगा। और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ रहे हैं सर। आप इंडस्ट्री के उभरते सितारे हैं। कल मैं बोलूं कि नहीं भाई मुझे आकाश कोहली के साथ भी काम करना है। सर आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा सर। बचपन से लेके अभी तक आपकी जो कॉलेज लाइफ थी, फिर आपकी जो भाईगिरी की लाइफ थी, भाई कल्ला की जो लाइफ थी, बहुत अच्छा लगा सर। हमारे प्रेक्षक भी इंस्पायर हो गए आपकी स्टोरी सुनकर, और आपका जो कीमती समय था आपने हमें दिया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको हमारे डीएसपीसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।